हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th। ओके, और इसके जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फैराडेज लॉ, और एक मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक करंट होती है, मूव करती है, इलेक्ट्रिक वायर जब होता है तो उस पर किस तरह से फोर्स लगता है, या फिर एक लूप हो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है समय के साथ साथ, तो कैसे करंट प्रोड्यूस करती है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज बेसिकली देखिए दो चीज़ें होती हैं जो उसके बाद पढ़ाई जाती हैं किताबों में, जैसे एक हो गया इलेक्ट्रिक मोटर आपका, और एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, एक जनरेटर मतलब आपको उसमें मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करोगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और मोटर में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पे कोई चीज़ें घूमेंगी। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं। मैं अगर आपको सही समझाऊँ तो ये जो मोटर और जनरेटर दोनों चीज़ें हैं, ये बेसिकली आपने जो अभी कुछ दिनों में पीछे में पढ़ा आपने, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रिक करंट, उसी के एप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो देखो इस साल सीबीएसई ने क्या किया है कि जनरेटर वाला पार्ट पूरा का पूरा हटा दिया है सिलेबस से। ठीक है, इस साल सिर्फ और सिर्फ मोटर पे उन्होंने फोकस किया है, तो हम लोग भी मोटर को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि आखिर मोटर वर्क कैसे करता है। बट मैंने बताया ना कि ये जो मोटर और जनरेटर है, ये एप्लीकेशन है जो तुमने पिछले कुछ दिनों से पढ़ा है उसका। सो इसको समझने के लिए पहले एक बार हम लोग पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समराइज मतलब एक जस्ट क्विक रिविजन कर लेते हैं, ताकि हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ज्ञान रहे, ताकि हम उसको इस्तेमाल करके मोटर के वर्किंग को समझ पाएँ। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आगे था मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट को हमने चैप्टर में डिटेल पे पढ़ा, और जो केमिकल इफेक्ट होता है जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, ये सब बेसिकली केमिस्ट्री में कवर हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या पढ़ा था, पहले देखा था कि पहले शुरू हुई थी 3 बातें, 3 मेजर हमारे विंग्स थे। पहला नंबर 1 कि क्या इलेक्ट्रिक वायर जिसमें करंट जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, तो हमने पाया था बिल्कुल हाँ। मतलब हमने क्या प्रिंसिपल पाया था कि जो कोई सा भी वायर हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रही हो, ध्यान देना, कोई सा भी वायर हो, किसी भी शेप का वायर हो, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पहला प्रिंसिपल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, ये पहली बात जो हमने सीखी थी। ठीक है, दूसरी बात में आया कि क्या पॉसिबल है कि एक मैग्नेट हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो और इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है, उसमें एक तार हो और एक मैग्नेट हो, और तार में जो है करंट जा रही है, तो क्या ज़रूरी है कि इन दोनों में कोई इंटरेक्शन होगा, कोई फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे? तो इसका आंसर आया था हाँ, और वो बहुत लॉजिकल आंसर था, क्योंकि सर देखिए पहले प्रिंसिपल में बताया था कि कोई भी तार, इस दुनिया में कोई भी तार हो, अगर उसमें से करंट जा रही है, ठीक है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब अगर वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। अब एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट बगल में रखे हुए हैं, तो दोनों इंटरेक्ट करते हैं, हम लोगों ने बचपन से किया है, एक मैग्नेट लाते हैं दूसरा मैग्नेट लाते हैं, देखते हैं अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल कर देता है, तो उन दोनों में अट्रैक्शन होगा ही या रिपल्शन होगा ही। इस चीज़ को हमने स्टडी किया, हमने पाया कि हाँ, when an electric current carrying wire is placed in a magnetic field it experience a force। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर समय मतलब कैसे पैरेलल भी रख दिया तब भी फोर्स नहीं, एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है, अगर आप परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तभी फोर्स लगता है। ये सब चीज़ें हमने सीखी। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इस्तेमाल किया, FBI बोला हमने, B से मैग्नेटिक फील्ड बोला, I से हमने करंट बोला, और F से फोर्स बोला। मतलब इलेक्ट्रिक करंट ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, तो फोर्स किधर लगेगा इससे हमने पता कर लिया लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। फिर तीसरे पार्ट में जब हम लोग आए तो हमने देखा कि अब सवाल आया कि चलो पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया था, अब क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है? तो इसके लिए माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो पा रही थी, तो उसके उनको लगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, जैसा हमने कल देखा था, जिसे हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली जो होता है वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली चेंज होता है। उन्होंने बोला कि जब किसी लूप से, किसी क्लोज लूप से अगर आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को बदलते हो, मान लो अभी 10 है तो कभी 15 कर दिए या 6 कर दिए, बदलते हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट
पैदा होती है जिसे हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट अगर है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो तमाम चीज़ें हम लोग इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट बोल सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिक फील्ड आया। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। और तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे है। बात समझ में आ गई। तो जो आपका डीसी मतलब बताता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसका जो बेसिक फंडा होता है वो पहले 2 प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। क्या पहले 2 प्रिंसिपल जो मैंने फर्स्ट पढ़ा था कि किसी भी तार में, चाहे कैसा भी तार हो, अगर उसमें करंट भेजते हो तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, पहली बार। और दूसरा वाला पार्ट क्या पढ़ा था हमने कि जब एक तार इलेक्ट्रिक में करंट जा रही हो और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये 2 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके किसी ने मोटर डिज़ाइन किया, ठीक है। तो बेसिकली मोटर में ये दोनों प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो सेकेंड प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है कि व्हेन एन करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। व्हेन नोट प्रोवाइडेड क्या, द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन शुड नॉट बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। वो दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए, बाकी फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब बातें अब मैं मोटा मोटा समझ के, चैप्टर के 3 पार्ट थे, सेकंड और फर्स्ट पार्ट को मिला के मोटर बनाया गया और तीसरे पार्ट को मिला के जनरेटर बनाया गया। मोटर 2 तरह के होते हैं, डीसी मोटर और एसी मोटर। जनरेटर 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट डीसी जनरेटर, ठीक है। डायरेक्ट करंट जनरेटर और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो दोनों के ही 2 पार्ट हैं। मोटर हम लोग को बस स्टडी करना है तो मोटर पे ही हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एसी मोटर का मतलब क्या होता है, डीसी मोटर का मतलब क्या होता है। मोटर का मतलब समझ लो, सिंपल सी बात, बेसिक पहले पूछा जाता है कि पता कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है। यार तो हम लोग जब भी मोटर चलाते हैं, घर में स्विच ऑन करते हैं, मोटर चलने लग जाता है। तो जब मैंने स्विच ऑन किया तो मतलब मैं कौन सी एनर्जी लेना चाहता हूँ, कौन सी एनर्जी हटा दूँ तो मोटर बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। अब बच्चे बोलते हैं सर ये बात समझ में, मैकेनिकल की हो तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब वो चीज़ें जिससे हम लोग कोई काम कर सकते हैं, कोई मैकेनिकल प्रोसेस को या कोई मैकेनिकल वर्क को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिकल वर्क ही हो रहा है। मान लो कोई चीज़ घुमाना है तो हम लोग हाथ से घुमाते हैं ऐसे ऐसे, उसके यहाँ पे एक मोटर लग गया, वो मोटर घुमा रहा है। तो मोटर में जो बेसिक फंडा क्या होता है कि यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चाहे वो मोटर एसी हो या डीसी हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एसी जनरेटर एसी मोटर रहेगा तो क्या होगा, उसमें अल्टरनेटिंग करंट आएगी। डीसी मोटर रहेगा उसमें डायरेक्ट करंट आएगी। तो जो मैंने आपको यहाँ पे प्रिंसिपल समझाने के लिए डायग्राम बना के रखा है वो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है। अभी एसी भी समझेंगे, ठीक है। डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है। पहले समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये प्रिंसिपल हो गया। एनर्जी वाइज प्रिंसिपल क्या है, मोटर इज एक्चुअली अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, स्पेशली द रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी वी कैन कन्वर्ट इट इनटू। अब जो उसके पार्ट्स होते हैं, मतलब जो चीज़ें द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मोटर, मोटर किन किन चीज़ों से मिल के बनता है, हर एक मोटर में ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। 1 by 1 विल गो एंड गेट टू द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। बिकॉज एग्जाम जब आएगा उसमें प्रिंसिपल लिखना रहेगा, उसमें लिखना रहेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना रहेगा। तो वो सब चीज़ें हम लोग को पता नहीं चाहिए। पहले देखो, एक डीसी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक मोटर में पहली जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, वो पड़ती है हमें मैग्नेट की, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्योंकि भाई क्या प्रिंसिपल हमने लगाया था, हमने प्रिंसिपल लगाया था कि सर इलेक्ट्रिक करंट वायर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक फोर्स लगता है। यही प्रिंसिपल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें मैग्नेट तो चाहिए होगा। तो हम लोग को एक मैग्नेट चाहिए, इसको ये आप जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिगर, ये एक हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल इसके यहाँ पे इस तरह से हॉर्स शू मैग्नेट लेने के लिए क्या लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती। अगर आप वही बार मैग्नेट लेते तो पूरा फैल जाती है, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक पावर कम हो जाती है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, ये आप जानते हो। तो हमने हॉर्स शू मैग्नेट लिया तो मैग्नेट हो गया हमारा। दूसरी जो चीज़ दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, साइंटिफिक टर्म है। आपको सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, और
कॉइल्स बोल सकते हो आप, कॉइल। जो आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने बनाया एक कॉइल बनाया है। देखो कॉइल ये मैंने एक बनाया है ताकि आपको सिंपली समझ में आए, लेकिन इस ऐसे हज़ारों कॉइलिंग एक ऊपर की जाती है। अगर आपने कभी मोटर खोला हो तो आपने देखा होगा ढेर सारी कॉइलिंग रहती है, तो उनको टोटल क्या बोल देते हैं, उन कॉइलिंग्स को क्या बोल देते हैं, आर्मेचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आर्मेचर बोल देते हैं। तो दिस ABCD इज कॉल्ड आर्मेचर, ठीक है। दूसरा जो चीज़ हो गया। तीसरा जो चीज़ उसमें इस्तेमाल होता है, ये जो मैंने ये रेड से बनाया है ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें इस्तेमाल होने वाली स्प्लिट रिंग, इसको हम लोग और कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर, COMMUTATOR, कम्यूटेटर, इसको हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं, ठीक है। चौथी जो चीज़ यहाँ पे ग्रीन सी है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन बुश। मैं अभी सबके इस्तेमाल बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें पहले इसमें लगी हैं। चौथा चीज़ हो गया इसमें कार्बन बुश, ठीक है, कार्बन बुश। और पांचवा तो को पता ही है, वायर बैटरी, ठीक है। और छठवां इंपॉर्टेंट चीज़ में लगे हुआ है एक्सेल। तो ये मैग्नेट, आर्मचर, स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर, कार्बन बुश, ठीक है, वायर, बैटरी एंड एक्सेल, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर लगी हुई हैं, ठीक। चलो अब देखो कैसे कुछ किया गया कि ज़रा इमेजिन करना, मान लो सपोज यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, जो ग्रीन से मैंने आपको दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है। और जो कॉयल है वो बिल्कुल, जैसे आप कैसे समझोगे, इस तरह समझ लो कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ऐसे ही मेरा एक साउथ पोल है, और जो कॉइल्स रखी गई हैं वो बीच में ऐसे रखी गई हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ, और कॉइल को जो है ऐसे रखा गया, इस तरह से परपेंडिकुलर रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारी कॉइल हो गई। यहाँ पे कॉइल को हमने मार्क कर दिया ABCD। जो A वाला कॉइल का एक पार्ट है और यहाँ से जो D वाला कॉइल का एक पार्ट आ रहा है, आप देखो कैसे है। उसको क्या किया गया है, ये स्प्लिट रिंग जो होती है, बेसिकली दो तरह की रिंग्स होती हैं इस पूरे जनरेटर और मोटर में। दो तरह की रिंग्स होती हैं, एक होता है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट SPLIT, स्प्लिट मतलब दो पार्ट में बैठा रहेगा। एक होता है स्प्लिट रिंग और दूसरा होता है स्लिप रिंग, ठीक है। स्प्लिट रिंग दो पार्ट में बैठा था, स्लिप रिंग पूरा गोल होता है, वो कहीं से बटा नहीं रहता, पूरा गोल होता है, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग बोलेंगे तो समझ जाओगे ना किस तरह का रिंग होगा। स्प्लिट रिंग दो पार्ट में बैठा रहेगा और स्लिप रिंग पूरा गोल रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल होता है। अब जो वायर यहाँ से A से आ रहा है और जो वायर D से आ रहा है, ठीक है। तो सपोज मान लो ये मेरा स्प्लिट रिंग है, ठीक है। इधर से मेरा वायर आया और ये वायर जाके इससे कनेक्टेड है, ऐसे इससे कनेक्टेड है, और इधर से जो वायर आ रहा है इधर वाले से इससे कनेक्टेड है। हमने इसको नाम दिया है P और Q। स्प्लिट रिंग को जो हमने दो नाम दिया है, जो A वाले की तरफ से आ रहा है उसको P बोला, जो इधर D वाले की तरफ से आ रहा है उसको हमने Q बोला। तो दो इस तरह से स्प्लिट रिंग लगी हुई हैं, यहाँ से दो वायर ऐसे आए और उसमें से लग गए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दोनों वायर लग गए, स्प्लिट रिंग में ऐसे लाके लग गए, फिक्स। ये फिक्स है, समझ में आ गई बात। इसके बगल में जो है यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कार्बन बुश, ठीक है, कार्बन बुश। अब देखो इस वाले फिगर में देखो, जो ये पूरी असेंबली है ये जो पूरी असेंबली हमारी ये है, ये वायर आया इसमें लग गया से, ये एक साथ है, ठीक है, ये एक साथ, इसलिए इसको मैंने बोला फर्स्ट असेंबली। और जो ये बैटरी से लगा हुआ, ये तार से लगा ये बुश वाला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है, जैसे ये वायर इस पे स्प्लिट रिंग पे आके फिक्स है, लेकिन जो बुश और यहाँ पे स्प्लिट रिंग है ये दोनों मतलब चिपकाए नहीं गए हैं, ये फ्री हैं, एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जब मोटर है तो घूमेगा, जब वो घूमेगा तो सपोज मान लो ये मेरा बुश है और ये मेरा सपोज ये मेरी इस तरह ले लो, हाँ ये मेरी स्प्लिट रिंग होगी, देखो ये गोल वाली स्प्लिट रिंग, ये मेरा बुश। तो ये स्प्रिंग रिंग ऐसे घूमेगी, इसके ऊपर ऐसे घूमेगी, मतलब ये फ्री है, इस पर घूम सकती है, ठीक है। तो ये असेंबली कनेक्टेड नहीं, लेकिन जो वायर से लगा हुआ है ये इस पर फिक्स्ड है, ये इसी के साथ घूमेगा, ये जब स्प्लिट रिंग उधर जाएगी तो वायर भी उधर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये असेंबली अलग है जहाँ पर आर्मेचर से आपका वायर आया और आके स्प्लिट रिंग से कनेक्ट हो गया है, और ये एक असेंबली अलग है जहाँ पे आपका बैटरी से कनेक्टेड है बुश, और बुश और स्प्लिट रिंग आपस में एक दूसरे को टच करते रहते हैं। इतना फिगर समझ में आया क्या, ठीक है। वर्किंग अभी समझेंगे हम लोग, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ से बुश हो गया, मतलब जो जेड डैश बुश है, मैंने जेड नाम दिया है इसको, ये बुश और P वाली स्प्लिट रिंग सिर्फ टच कर रही हैं। यहाँ पे Q वाली स्प्लिट रिंग और जेड डबल डैश जो है बुश,
ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बाकी ये जो इधर से तार आ रहा है इसमें फिक्स है, और जो यहाँ से सब आया इसमें फिक्स है, मतलब बुश और स्प्लिट रिंग एक दूसरे को बस टच कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी बैटरी हो गई, तमाम चीज़ें हो गई। अब क्या होता है ज़रा वर्किंग देखते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इस बैटरी के की को ऑन किया, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली और ऐसे होते हुए यहाँ पहुँची जेड, पहले वायर से वो कार्बन बुश में गई, ठीक है। कार्बन बुश, चूँकि कार्बन है भाई, ग्रेफाइट कॉन्सेप्ट है, तो भाई वो जो है करंट कंडक्टिंग होता है, ट्रांसफर करेगा, तो करंट जो है बुश से होते हुए स्प्लिट रिंग में पहुंची, पहले वाले पी वाले स्प्लिट रिंग में पहुंची, ठीक है। पी वाले, क्योंकि देखो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, मैंने मतलब स्प्लिट रिंग है, ये आधा टूटा हुआ, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ऐसा समझना कैसे कनेक्टेड है, एक आधा टूटा हुआ है। स्लिप रिंग होता तो पूरा कनेक्टेड होता, ये स्प्लिट रिंग है तो आधा टूटा हुआ है, ठीक है। तो बस पी वाले में करंट पहुंची और पी से होते हुए इस तरह से ए, ऐसे ऐसे होते हुए बी सी, फिर ऐसे सी डी, डी में आई और डी में आके फिर इस स्प्लिट रिंग में टच हुई जो क्यू वाला है, इस क्यू वाले स्प्लिट रिंग से इस बुश में आई, इस बुश से होते हुए इस तार से होते हुए वापस बैटरी में आ गई। तो सर्किट अपनी पूरी कंप्लीट है, मतलब करंट फ्लो कर सकती है। चलो ठीक है, देखो अगर ये दोनों मैग्नेट नहीं होते तो मस्त आराम से कर देते, कॉइल ऐसे रहता, करंट उसमें फ्लो होती रहती, चली जाती, करंट फ्लो होती रहती, चली जाती। लेकिन जब चूंकि बगल में तुमने मैग्नेट लगा दिया है और वो प्रिंसिपल तुमने अच्छे से स्टडी किया है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो है, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखता है, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई पूछ ले क्यों एक्सपीरियंस करता है, तो मैंने आपको भी बता दिया कि देखो यार, जब इलेक्ट्रिक करंट कैरी होगी तो वो एक मैग्नेट की तरह खुद बिहेव करेगा और दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है। दो मैग्नेट जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर वायर होता तो कोई इशू नहीं था, पर मैग्नेट है तो अब फोर्स लगने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। हम लोग को देखना है कि भाई वायर पे फोर्स कैसे लगता है, ठीक है। अब जरा फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है। कौन सा हैंड यूज करेंगे हम लोग? किसने लॉ दिया था? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, याद है आपको? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग ने बोला था FBI, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट दिए हो तो आप लोग ये लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। और जब आपको मोशन निकालना हो कि भाई ये FBI, हाँ, जब आपको निकालना हो कि किसी मैग्नेट में अगर हम लोग उसका फ्लक्स चेंज करते हैं तो जो करंट बनती है वो किस तरह से बनती है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, जिसे हमने कल देखा था MBI, ठीक है। मोशन किधर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, करंट किधर प्रोड्यूस होगी, MBI, ठीक है। इस पर भी हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे। तो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हमें पता हो, ठीक है, हम लोग किसी लूप का मोशन करा रहे हों और उसकी वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होती है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग राइट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करते हैं। मतलब जनरेटर के लिए हम लोग राइट हैंड और मोटर के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं अपना फिंगर में देखता हूँ कि AB वाले वायर पे मेरे, क्योंकि घूमने के लिए टॉर्क चाहिए यार, तो करंट तो हमने चालू कर दिया, अब देखना है कि घूमता है कि नहीं घूमता है, हम लोग को ये देखना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, FBI, ठीक है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड F फॉर फोर्स। So I just first of all take my left hand, FBI, मैंने B तो इधर है, ठीक है, B इधर है, ये मेरा B इधर जा रहा है, I मेरा कुछ इस तरह से है, इस तरह से देखना समझना, ये F, ये B, ये I, तो I मैंने इधर कर दिया ऊपर, ये मेरा B, तो ये जो मेरा अंगूठा है देखोगे ध्यान से तो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब AB वाले वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, BC वाले वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपने अच्छे से पढ़ा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर जो है, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर अगर पैरेलल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। CD वाले वायर पे देखते हैं FBI, I इधर हो गया, B इधर ही है और I मतलब फोर्स जो है इधर लग रहा है। मतलब कि इस वाले वायर पे अंदर और इस वाले वायर पे बाहर, ये इस तरह से कुछ, इस वाले वायर पे अंदर लग रहा है, इस वाले वायर पे बाहर लग रहा है। अगर आप खुद सोचो कि सपोज मान लो मैंने ये कॉइल ले ली है, ठीक है, इस वाले पे मैं अंदर फोर्स लगा रहा हूँ और इस पर बाहर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, बोलो होगा? तो बात थोड़ी समझ में आई, हम लोग को लगा हाँ सर रोटेट तो करेगा ये। लेकिन जब हम लोग कोई चीज़ को रोटेट करते हैं तो हम लोग के दिमाग में कहता है कि सर जब भी कोई चीज़ रोटेट करते हैं तो देखते हैं पूरा फंस जाता है, मतलब आपस में आके पूरा लपेट जाता है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिट रिंग का पर्पस इस्तेमाल किया गया था। देखो अब हुआ क्या, जब AB वायर पे अंदर की तरफ लगा, CD वायर पे बाहर की तरफ, तो ये जो वायर है CD ऐसे उठेगा और रोटेट करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल बीच में ऐसे खड़ा हो जाएगा। देखो जब बीच में खड़ा होगा
जब तक इससे टच कर रहा था तो करंट फ्लो करेगी, जब बीच में आएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। जैसे ही ये वायर, भाई उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम आ गया, मोमेंटम पता ना आपको, या मतलब वो जो चीज़ चल रही है चलेगी कुछ दूर तक। जैसे मान लो सपोज आप लोग किसी बॉल को हिट कर देते हो, उस पर फोर्स लगा दिया आपने तो वो चल दी, मतलब ऐसा नहीं है कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फोर्स हटा दिया तो तुरंत रुक जाएगी, वो कुछ दूर जाके रुकेगी जब तक उसके अंदर की एनर्जी खत्म नहीं आती। सिमिलर वे में इस पर फोर्स लगा जब तक वो बीच में था, फिर ऐसे जब वो आया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन वो अपनी मोमेंटम से उधर मूव कर जाएगा, और जैसे ही मूव करेगा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा। देखो अब जो CD वाला वायर इधर है वो उधर आ जाएगा, ठीक है, और जो AB वाला वायर है वो इधर आ जाएगा। और याद रखना, मैंने बताया था ना कि जो ये वायर ऐसे आया हुआ है, इस पर ये रिंग लगा हुआ है, इस पर रिंग लगा हुआ है, तो जब ये जो वायर है वो इस तरह से घूमेगा ऐसे, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से घूमेगा, समझो। ये अब Q वाला उधर चला गया, P वाला इधर आ गया, ये जो स्प्लिट रिंग है, बुश वैसे के वैसे ही खड़े हैं, ये रिंग्स जो हैं घूम के ऐसे लग गई। अभी पहले जो है P वाले से Z वाली कनेक्ट थी, Z डैश वाली, अब क्या होगा थोड़ी देर में Q वाला चला जाएगा उधर, वो Z डैश से कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वायर घूमे, वायर पूरा आर्मेचर मेरा घूमा, साथ में हमारी स्प्लिट रिंग भी घूम गई, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ फंसा नहीं। अगर स्प्लिट रिंग फिक्स रहती तो ये वायर पूरे फंस जाते हैं आपस में, तो स्प्लिट रिंग भी क्या होगी हमारी ऐसे घूम गई, ठीक है। अब क्या होगा फिर से देखो, अब अगर सपोज मान लो मैं इसी को आपको कंडीशन समझा रहा हूँ, ये जो है हमारा Q वाला बुश अब Z वाले से कनेक्ट हो गया और ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, तो अब करंट कैसे जाएगी इसमें, इधर पहले C से D की तरफ करंट जा रही थी और D से C की तरफ करंट जा रही है, लेकिन अभी भी देखो इसमें फोर्स कैसा लगेगा, इस पर नीचे, इस पर ऊपर, ठीक है, मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है इस पर नीचे, तो बार बार जो है वो ऐसे 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 मतलब ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा, ठीक है। कैसे घूमेगा देखो, ये तुम्हारा वायर था, ये ABCD, तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा, जुप ऐसे 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 से घूमने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे से घूमने लग जाएगा। और जितना जितना ज़्यादा तुम मतलब करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना फास्ट वो घूमने लग जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर, हाउ मोटर वर्क्स। अब देखो जो ये बीच में ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, इसको मैंने एक्सेल बोला है। क्या किया जाता है, स्प्लिट रिंग से एक्सेल को जोड़ दिया जाता है, ताकि जब वो पूरा आर्मेचर घूमे तो साथ में जो उससे पाइप लगी हुई वो भी घूमे। अगर वो नहीं घूमेगी तो बाहर हम लोग कोई असेंबली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे हम लोग को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अंदर ही वो आर्मेचर घूम रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं एक एक्सेल कनेक्ट कर देते हैं, जिससे की वजह से जब वो आर्मेचर घूमता है तो साथ ही साथ एक्सेल भी रोटेट करना शुरू करता है, जिसके वजह से मान लो फैन हम लोग यूज़ करते हैं, तो फैन में यही होता है, जब लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाती है, जिसके वजह से फोर्स लगता है और वो फोर्स फटाफट फटाफट बदलना शुरू करता है, उससे एक एक्सेल लग के आते हैं, उसमें हम लोग ब्लेड लगा देते हैं। अब एक्सेल घूम रहा है तो ब्लेड घूम रही है, ब्लेड घूम रहा है तो उसकी वजह से हम लोग को हम लोग को एयर का फ्लो नहीं लगता, जिसकी वजह से हम लोग हवा लगती है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द मेजर वर्किंग। इसमें समझने वाली बात एक ही इंटरेस्टिंग बात है कि स्प्लिट रिंग घूमता कैसे है। बुश, ये देखो, ये फिगर से क्लियर रखना कि ये इतनी असेंबली एक है और ये पूरी असेंबली एक है। ये स्प्लिट रिंग जब वो रिंग घूम रही है तो ये भी घूम रहा है, कभी P वाला Z पे तो कभी Q वाला Z पे, ऐसे बारी 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 वो अपना एक्सचेंज करते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो दिस इज DC इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखो DC इलेक्ट्रिक मोटर और AC इलेक्ट्रिक मोटर में एक ही बस फर्क है। क्या फर्क है कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो बार बार ऐसे ऐसे जा रही है, 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 ऐसे जा रही है। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, करंट ऐसे जाएगी फिर करंट ऐसे आएगी, करंट ऐसे जाएगी फिर करंट ऐसे इसी रास्ते वापस आ जाएगी। इस तरह से हर समय हो रहा है। तो DC इलेक्ट्रिक मोटर और AC इलेक्ट्रिक मोटर में बस एक ही फर्क है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि करंट यहाँ पे ऐसे जा रही है, बार बार इस वायर में ऐसे जाएगी, तो इसमें क्या किया जाता था, तार को बदल रहे थे हम लोग तार को बदल दे रहे थे, तार ऐसे घूम रहा था तो बदल जा रहा था। अब AC में क्या होगा, ये कहाँ पे करंट अपने आप ऊपर नीचे आ रही है। जैसे मान लो सपोज अगर यही सेम चीज़ तुम AC साथ लगा दो ना, तो क्या होगा, पहले फोर्स पे ऐसे लगेगा फिर फोर्स पे ऐसे लगेगा, मतलब एक बार अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, क्योंकि करंट जब नीचे हो जाएगी। मैं AC बता रहा हूँ, DC तो क्लियर हो गया आप लोगों को, मैं AC बता रहा हूँ कि अगर इसी सर्किट को हम लोग इस्तेमाल करें AC के लिए, यहाँ पर जो है AC का सिंबल आपको पता है ना क्या होता है। अगर मैं कुछ इस तरह से लगा दूँ, इसी करंट अगर लगा दूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि इस वायर में एक बार करंट ऐसे जाएगी, एक बार करंट ऐसे जाएगी, तो एक बार फोर्स पे अंदर की तरफ लगेगा, एक बार फोर्स पे बाहर की तरफ लगेगा, तो मतलब वो ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा। इस तरह से हमारा काम चलता नहीं, क्योंकि ये आपको देखा होगा, अपने पूरा घूमना चाहिए, एक तरह से चक्कर लगते रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग, दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड स्लिप रिंग इंस्टेड ऑफ स्प्लिट रिंग। अब देखो उसमें क्या होता है समझना, ठीक है।
उसमें क्या होता है कि चूंकि वायर बार बार ऊपर नीचे करंट में सेम, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ए बी वायर में एक बार करंट जा रही थी, एक बार सी डी में जा रही थी, तो काम चल जा रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जहाँ पर ए बी वायर में ही 2 बार करंट जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्लिप रिंग इस्तेमाल किया। स्लिप रिंग पूरी सर्कुलर होती है, ठीक है, इस तरह से स्लिप रिंग पूरी सर्कुलर होती है, ठीक है, टूटी नहीं होती है। उसमें हम लोग एक बार यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा जो है मान लो एक दूसरी स्लिप रिंग लेते हैं, जो स्प्लिट रिंग है उसके हम लोग स्लिप रिंग लगा देते हैं, ऐसे गोल सा। अब क्या हुआ, जब वो घूमता है तो बार बार देखो वो उसी वायर में रहता है, समझ रहे हो, मतलब अब क्या हो रहा है, कोई चीज़ बुश जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक बुश लगा हुआ है, ये मेरी स्लिप रिंग है, अब वायर जो है इसी में बार बार गोल गोल घूम रहा है, मतलब जहाँ पे पी कनेक्टेड है वहीं पे हमेशा जेड रहेगा, वो ये अब घूम नहीं रहा है, उसमें फिक्स नहीं किया गया है, उसमें वैसे से अंदर ही अंदर वायर पूरा जो है घूम रहा है, अंदर पूरा वायर इसमें घूम रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को आराम से बिना मतलब ये P और Q को घुमाए ही अंदर वायर घूम जा रहा है और उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो AC और DC इलेक्ट्रिक मोटर में बस एक ही डिफरेंस होता है। DC मोटर का पूरा वर्किंग को समझ में आया। DC मोटर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये डायग्राम आप लोगों को करना है, फिर उसके जो पार्ट्स यूज होते हैं और जो उसकी वर्किंग है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो AC इलेक्ट्रिक मोटर है, AC इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसमें बस इतना याद रखिए कि ये सब कुछ सेम रहेगा। मैं इसको बिगाड़ करके बताऊं क्या आपको, चलिए मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको बिगाड़ते हैं, क्या फ़र्क आता है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि करंट बार बार ऊपर नीचे जा रही है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लिप रिंग, यूज़ करते हैं स्लिप रिंग, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक है, स्लिप रिंग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा स्लिप रिंग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन बुश जैसा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन बुश जैसे लगा हुआ है, और इससे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग अपनी अल्टरनेटिंग करंट को। अब देखो इसमें क्या होगा, जब करंट ऊपर गई तो इस पर फोर्स कहाँ लगा, नीचे लगा, ठीक है, इस पर फोर्स लगा नीचे, इस पर लगा ऊपर, ये तुरंत घूम गया, ये घूम के इधर आ गया। अब जब इधर आया तो अभी भी देखो, अभी भी इस वायर में करंट जो है उसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जब ये ऊपर गया तो ऊपर, और जब ये इधर आया, जब ये इस साइड आया तो उस समय नीचे, मतलब इस तरह से इसको बदल रहे हैं हम लोग। जो ये डिफरेंस जो आता है हमारा, कि हमें जो फोर्स लग रहा है वो कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में मिलता जा रहा है। जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, पहले एक चक्कर लगाया तो करंट ऊपर आई, इसमें क्या हो रहा है, एक बार करंट ऊपर, एक बार करंट नीचे। तो जब करंट ऊपर गई तब तक ये वायर जो है एक चक्कर मार चुका है। अब जब ये वायर यहाँ पहुँचेगा, इस साइड में पहुँचेगा, तो इस साइड पे करंट क्या हो गई, नीचे, और उस साइड पे करंट क्या हो गई, ऊपर। लेकिन वायर क्या है, अब वायर यहाँ पे क्या है, अभी भी वही है, क्योंकि वायर कहीं नहीं बदला। देखो यहाँ पे पहले A से B करंट गई थी, थोड़ी देर बाद करंट क्या जाएगी, वायर तो बदला नहीं हमारा, वायर तो वहीं का वहीं है, तो करंट क्या जाएगी, B to A जाएगी। तो वही चीज़ वहाँ पे हो रही थी, देखो B to A जा रही थी, पहले A to B जा रही थी, फिर B to A जा रही थी। जो चीज़ हो रही बस यहाँ पे वायर वहीं मेरा वहीं रहने वाला है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ घूमती रहेंगी। मतलब बस एक चीज़ में डिफरेंस आएगा, स्लिप रिंग यूज़ हो जाएगी हमारी स्प्लिट रिंग के बजाय, और हमारा AC जनरेटर जो है, AC मोटर जो है वर्क करने लग जाएगा। मेन फंडा ये है, ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं या स्प्लिट रिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन जो होने वाली वही चीज़ है कि वायर फंसे ना, तो वहाँ पे तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब AC में क्या होता है, कंटिन्यूसली यार वो करंट आती जाती रहती है। हम लोग इस तरह सेट करते हैं कि जो एक साइकिल हो करंट का, एक साइकिल है, उसमें वो एक चक्कर मार ले, एक कम से कम एक चक्कर मार रहा है, जिसकी वजह से, या फिर 2 चक्कर मार ले, इवन चक्कर मार ले, जिसकी वजह से हम लोग को फोर्सेस को डिस्टर्ब ना करना पड़े। बात समझ में आई? तो दिस इज द मेन वर्किंग। आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं 100% बोलता हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, 5 नंबर में आता है। राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं जिसको हम लोग उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। बाकी चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।